हेलो फ्रेंड्स, अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं AIPMT 2000 का पेपर। पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं। आप सब लोग बोलते हैं कि वीडियो डेली आता है या नहीं आता है, तो आप ध्यान रखो, मेरा वीडियो का मैंने एक अब से टाइम फिक्स कर दिया। आपने शायद नोटिस किया होगा, वीडियो का टाइम या तो आता है 7 PM को, रात को, शाम को 7 बजे आता है। और शाम को 7 बजे मैं अपलोड नहीं कर पाया तो फिर 9 बजे वीडियो आता है, फिक्स टाइम पे वीडियो आता है। ओके, और सबसे ज़्यादा तो इसी टाइम पे आता है। हाँ, अगर इस टाइम पे नहीं आया तो 9 बजे वीडियो आएगा, और 9 बजे नहीं आता है, मान लीजिए संडे को वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। दिक्कत है कि एक ही दिन तो मिलता है फ्री होने का, तो जनरली नहीं सूट होता। बाकी 6 दिन तो वीडियो आता है, श्योर है। कोशिश करूँगा कि संडे को भी वीडियो आए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 7 बजे का आप टाइम फिक्स मान के चलिए, 7 बजे वीडियो आ जाता है। आप उस टाइम देख लिया करिए 7 बजे आते ही, या अपना कोई फिक्स टाइम देख लीजिए कि आज वीडियो शाम को आया, कल सुबह आप देख रहे हो, किसी भी टाइम पे देख सकते हो। चलिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कॉमन है और बहुत पहले से आ रहा है, और अभी भी नीट एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ESR का फिक्स ऑर्डर होता है। ESR का एक तो मैंने आपको फिक्स GOC2 में लिखाया था, उसके अलावा +M, फिर +I, फिर न्यूट्रल, फिर -I और फिर -M। ये इस ऑर्डर से भी अपन लोग ESR का ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर अपन देखें तो ये CF3 है ना, इसका -H लगता है, हालांकि आप इसको -M लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लॉन पेयर वाला है, लॉन पेयर वालों का लगता है +M, और इसका लगता है, क्या लगेगा इसका, इसका -I लिख देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन -M लिखेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि -I तो अपन मल्टीपल बॉन्ड वालों को लिखते थे। इसका +H लगता है, बट +I बोल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने +I और +1 जैसा ही होता है, मैंने मेंशन नहीं किया इसीलिए। और ये है न्यूट्रल, कुछ भी नहीं ग्रुप इसमें। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, थर्ड वाला। देन फिर कौन होगा, फिर होगा सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला न्यूट्रल, और फिर फोर्थ वाला। तो इस टाइप का जो ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट होगा। आसान क्वेश्चन था, कम से कम अभी तक अपन ने 3 पेपर सॉल्व किए होंगे। अभी तक अपन ने 850 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें मैं 20 क्वेश्चन तो ऐसे करवा ही चुका हूँ, जिसमें ESR का ऑर्डर पूछता है, बहुत कॉमन है और पॉसिबल क्वेश्चन नीट का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इथाइल बेंजोएट कैन प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड। देखो, अगर आप पढ़ते हो NCERT, तो एस्टर को अगर आप ब्रेक करते हो ना, तो इसके 2 पार्ट बनते हैं, एक बनता है अल्कोहल और एक बनता है एसिड। और ये रिएक्शन वापस रिवर्सिबल भी होती है, और इधर जितने टोटल कार्बन होंगे ना, कार्बन टोटल, उधर इन दोनों के मिला करके कार्बन टोटल होंगे। मतलब कार्बन का नंबर तो बढ़ या घट सकता नहीं। मान लीजिए एस्टर में 5 कार्बन है, तो 2 कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा, 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा, ऐसे बनता है। तो यहाँ पर एथाइल बेंजोएट लिखा हुआ है, तो इथाइल बेंजोएट का मतलब क्या हुआ, C2H5OCOR, ये है इथाइल बेंजोएट। अब इससे क्या बन रहा है, इससे एक तो बन रहा है बेंजोइक एसिड, मतलब ये वाला तो एसिड बन गया, इसका क्या बन गया, मैंने क्या बोला, एस्टर से एक अल्कोहल बनेगा, एक एसिड बनेगा, NCERT की बात है। अब इसका इस पोर्शन का तो बन गया आपके पास में बेंजोइक एसिड, कैसे बना, COO और ये OH, ऐसे तो बनेगा, ये बेंजोइक एसिड है कि नहीं। तो इसका क्या बन जाएगा, अल्कोहल, क्या बनेगा, अल्कोहल। तो ये क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल, क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल। ये रिएक्शन दोनों तरफ चलती है, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे तो एस्टर बन जाता है, एस्टर को ब्रेक करोगे तो अल्कोहल और एसिड बन जाता है। ठीक है, HCl की प्रेजेंस में। आसान क्वेश्चन था, NCERT का था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको बोलता है, पहले इसको मैं साइड में रख लेता हूँ नीचे ले जाके, क्योंकि इसकी बात करते हैं पहले। कोई कंपाउंड A है, उसका रिडक्शन करते हैं तो फिर B बनता है, पर B का इसने यहाँ पे इनको D, यहाँ क्या बनता है उसको देना चाहिए था, नहीं दिया बिल्कुल। एन मिथाइल एनिलीन, एनिलीन मतलब एन पे मिथाइल और एनिलीन, NH। देखिए इसने क्या बोला है कि यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है ना वो एन मिथाइल एनिलीन है। एनिलीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन और उसके ऊपर में NH2 ग्रुप, और NH2 के ऊपर में लगा हुआ है एक CH3। एन का एन मिथाइल बोला है, मतलब कि नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ। ओके, तो ये बना है।
अब बताओ आपको कि ए क्या था जिससे कि रिडक्शन करने पर बी बना, बी से वापस ये बना। ये अगर आप एमीन वाला, अब देखो एमीन दिया है तो आप एमीन वाला चैप्टर सोचोगे। एमीन वाले चैप्टर में ये पर कहाँ पर आता है, ये एक आपको रिएक्शन आती थी, याद करो इसको, आइसोसाइनाइड टेस्ट आया। आइसोसाइनाइड टेस्ट होता था कि नहीं होता था, याद करो आप। ये आइसोसाइनाइड टेस्ट होता था किसका, प्राइमरी एमीन का। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एन ट्रिपल बॉन्ड सी, बनेगा कि नहीं बनेगा। आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है जिसकी बहुत सिर्फ प्राइमरी एमीन देते हैं और बहुत गंदी सी बदबू आती, पढ़ते अपन एनसीईआरटी में, बिल्कुल सही बात है। तो सी मिल गया अपने को। और सी का अगर अपन रिडक्शन कर रहे हैं, इसका अगर आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, एन किस में बदल जाएगा, एन एस में, और सी किस में बदल जाएगा, सी एस थ्री में। मतलब ये प्रोडक्ट सही था, ये भी सही था। और यहाँ पर को बी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए आपके पास में प्राइमरी एमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन होगा तभी उसका वही सिर्फ इसके साथ में रिएक्शन करते हैं और आइसोसाइनाइड बनाते हैं। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, NH2 और ये होना चाहिए था एमीन, प्राइमरी एमीन। फिर N को NC में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन का एक नाम भी है और वो आप नाम आपको कमेंट करना है। एनसीईआरटी में प्योर दे रखा है और 2021 या 22 में क्वेश्चन भी आया था कि कौन है आइसोसाइनाइड टेस्ट है जो देता है और वो प्राइमरी एमीन देते हैं। अगर N होगा तो उसको NC बना देंगे, फिर उसका रिडक्शन कराया तो NSCH3 बन गया, जो कि अपने को क्वेश्चन में भी दे रखा था, N मिथाइल एनिलीन बनेगा। ये हो गया। अब किसका रिडक्शन करो, इन ऑप्शन में से किसका रिडक्शन करो कि एनिलीन बन जाए। तो आपको पता है सेकंड वाले नाइट्रोबेंजीन का अगर रिडक्शन करते हैं अपन लोग, क्या करते हैं रिडक्शन, तो क्या बनता है, एनिलीन बनता है। सही बात, बना कि नहीं बना, बन गया ना। तो पहले अपने पास में नाइट्रोबेंजीन था, उसका रिडक्शन किया तो एनिलीन बन गया। फिर एनिलीन की रिएक्शन कराई अपन ने, ये आइसोसाइनाइड टेस्ट करवाया तो क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, बनेगा। और आइसोसाइनाइड बनते ही फिर आप क्या बोल करोगे, उसका रिडक्शन करोगे। तो रिडक्शन से रिडक्शन करते ही आपको क्या मिलेगा, जो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या बोलते हैं, हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। मेनली ये रिएक्शन, मतलब ये जो क्वेश्चन था ना, वो हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट, जो कि प्राइमरी एमीन देती है। मतलब बी प्राइमरी एमीन था, प्राइमरी एमीन यहाँ पर कौन हो सकता है, एनिलीन ही होगा। उससे क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, उसका रिडक्शन करोगे तो ये बन जाएगा। मतलब आपके माइंड में आइसोसाइनाइड टेस्ट बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ये क्वेश्चन उस टाइम का हार्ड क्वेश्चन था। ओके, अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन 2016 में भी आया था। ओके, ये अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में रिएक्शन है एल्डिहाइड की। ये आपको एनसीईआरटी में ये टेबल दे रखी है। अगर ग्रुप H हो तो बनती है इमीन, ग्रुप R हो तो बनता है सब्सटीट्यूटेड इमीन, जैसे सिप बेस बोलते हैं। 2016 में यही आया था कि अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन अमीन के साथ करते हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आंसर गया था सिप बेस। यहाँ किसके साथ करा रहे हैं, NH2 के साथ में। तो NH2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे आप, तो NH2 वाला जो टेस्ट है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन। NH2 के साथ टेस्ट कराओगे तो हाइड्रोजन होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CNN। कौन सा बनेगा, CNN, NNH2 बनेगा। देखो बना कि नहीं बना, लास्ट में क्या आया, NNH2। तो NNH2 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल एनसीईआरटी का है। ओके, और इसको अपन ने अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इसको पढ़ा भी रखा है कि इसको रिएक्शन कैसे करते हैं। इसको रिएक्शन को ऐसे करते हैं कि पहले ये एल्डिहाइड जो भी दिया है, मैं इसका तो एल्डिहाइड वाला का इसका तो करवा के दिखाई देता हूँ आपको। ठीक है, इसको तो दिखाई देता हूँ आपको, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना होंगे जब सॉल्यूशन देखोगे तो। देखो ये प्राइमरी एल्डिहाइड है, RH, C और O प्राइमरी एमीन है। इसके साथ में मुझे रिएक्शन करवानी है NH2 की। तो इसमें होता क्या था रिएक्शन में कि आप ये है ना, कंडेंसेशन रिएक्शन थी। यहाँ से वाटर बाहर निकालोगे बाहर और बाकी वाले दोनों को ऐड कर दोगे सीधा सीधा। तो RH, C डबल बॉन्ड N और फिर
NH2। डायरेक्ट ऐसे कैसे ऐड कर देते इसको, कंडेंसेशन मतलब वाटर बाहर निकाल के ऐड कर देते। हो गया सेकंड आंसर। ओके, आगे बढ़ते। अगला जो क्वेश्चन है वो बोलता है आपने से कि आपको फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में टोलुइन बनाना है, तो किससे बना पाओगे। तो ये दिया, पहला दिया है C6, अपन देखो पहला क्या दिया है C6H6 मतलब बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर में किसकी रिएक्शन करवानी है आपको, CH3Cl की करवानी है। इस रिएक्शन को करवाओगे आप, इसका फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन कराना मतलब AlCl3 की प्रेजेंस में। फ्रीडेल क्राफ्ट क्या था, यहाँ से Cl हटाओगे और बाकी जो भी हाइड्रोकार्बन बचेगा उसको बेंजीन के ऊपर ऐड कर दोगे तो इसमें CH3 बना, CH3 को बेंजीन के ऊपर ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, टोलुइन बन गया। इसी को तो टोलुइन बोलते हैं। तो पहला ही इसमें तो आंसर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। ओके, समझ में आई बात आपको। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। टोलुइन किससे बनेगा, अगर बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl से कराते हैं, इस रिएक्शन को फ्रीडेल क्राफ्ट बोलते हैं, और आसान सा क्वेश्चन था। आपके पास में प्रोपीन है, क्या है, प्रोपीन दे रखा आपको। प्रोपीन मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इससे बनाना है आपको 1 प्रोपेनॉल मतलब CH3 CH2 CH2 और OH। जब मैंने आपको GOC2 पढ़ाई थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरे एक वीडियो में समझाया था कि एल्कीन से डबल बॉन्ड से एल्कोहल बनाने के आपके पास में 3 मेथड थे। एल्कोहल बनाने के 3 मेथड थे। एक था H2SO4 वाला, याद करो, उसमें रीअरेंजमेंट के साथ में 2 डिग्री 3 डिग्री प्रोडक्ट बनता था। एक था आपके पास में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यहाँ क्या था, रीअरेंजमेंट था, और यहाँ 2 डिग्री बनता था बिना रीअरेंजमेंट के। और एक था हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन, जो कि NCERT में भी है, और इससे बनता है 1 डिग्री प्रोडक्ट। तो यहाँ आपको देखो कि इससे 1 डिग्री प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बना रहा है, 1 डिग्री प्रोडक्ट। तो 1 डिग्री जब भी प्रोडक्ट बनेगा, अल्कोहल बनेगा अगर एल्कीन से, तो हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, एंटी मार्कोनिकोव का रोल लगता है, और NCERT में भी दे रखा है। उसके बाद में बोलता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या है। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी ग्लूकोज है। इसको पायरेनोस स्ट्रक्चर होती है, पायरन जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए इनको बोलते हैं पायरेनोस, बाकी है ग्लूकोज ही, ठीक है। और इनको आपस में बोलते हैं एनोमर। इसका रीज़न क्या है, इसमें अगर आप देखोगे ना तो पूरा सब कुछ सेम है। जैसे CH2OH है, यहाँ पे भी CH2OH है, यहाँ हाइड्रोजन OH है, यहाँ भी हाइड्रोजन OH है, यहाँ OH और हाइड्रोजन है, यहाँ भी OH और हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन और OH है, यहाँ पर भी है, सब कुछ सेम है। क्या है, सब कुछ सेम है। तो चेंज क्या हो गया, चेंज सिर्फ एक कार्बन पे होता है, चेंज सिर्फ एक कार्बन पे होता है। देखो B फॉर बीटा, B फॉर बर्ड, और बर्ड कहाँ उड़ता है, आसमान में। कहाँ उड़ता है, B फॉर बीटा, B फॉर बर्ड, और बर्ड कहाँ उड़ता है, आसमान में। तो अगर OH आसमान की तरफ में हो तो वो होता है बीटा, और उसका उल्टा हो, नीचे हो, तो वो होता है अल्फा। तो B फॉर बीटा, B फॉर बर्ड, बर्ड कहाँ उड़ता है, आसमान में। तो सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे अगर चेंज होता है और ऐसे 2 आइसोमर बनते हैं, तो उन आइसोमर को अपन बोलते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं, एनोमर्स। क्या जाएगा आंसर, एनोमर्स, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेबिलिटी पूछता है। तो आप सब लोग जानते हो कि सिस और ट्रांस में से ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर सेम प्रोडक्ट है तो ट्रांस वाला एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ट्रांस वाला सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा सिस वाला, और फिर नॉर्मल वाला। ओके, आई बात समझ में, हो गया। अगला क्वेश्चन है ब्यूटेन शोज 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर ड्यू टू। देखो GI शो करने का एक ही कंडीशन होता है। क्या होता है, एक तो होता है कि आपके पास में जैसे मान लो C डबल बॉन्ड C, और यहाँ Cl, और यहाँ ब्रोमीन है, और यहाँ CH3, और यहाँ CH3 है। तो ये अपोजिट है, तो इसको ट्रांस बोल रहे हैं अपन। तो एक बात तो ये होनी चाहिए कि एक ही कार्बन पे जो ग्रुप लगे, ये एक ही कार्बन पे ग्रुप लगे, ये ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, बिल्कुल। पहली कंडीशन तो ये है, तभी GI शो हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। दूसरा होता है उनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो GI नहीं शो करता, तो GI होता है। इस GI में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में ऐसा होता है, पाई बॉन्ड होता है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से GI शो होती है।
फ्री रोटेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और कायरल कार्बन होगा तो वहाँ पे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। बहुत सारे क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व किए थे। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, वहाँ जीआई शो की जाती है। और जीआई को देखने के लिए यही देखा जाता है कि ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। अगला है डाईहेड्रल एंगल कितना होगा स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन। इथेन के अपन ये प्रोजेक्शन वाले बनाते हैं अपन, इन्हें बोलते हैं इनको। इनमें ये क्या होता है, ये कार्बन कार्बन फिक्स होते हैं, सेम ही दिखते हैं, बट कार्बन का जो इसमें बीच में बॉन्ड होता है ना, उसको रोटेट करते जाते हैं, तो अलग अलग इसके आइसोमर बनते हैं। इनको बोलते हैं कन्फर्मर्स। क्या बोलते हैं? कन्फर्मर बोलते हैं इनको, कन्फर्मर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और इसमें ऐसा होता है हर बार 60 डिग्री से अपन इसको मूव करवाते हैं। कितने से मूवमेंट कराते हैं? 60 60 60, 180 हो गया। आपको पता है खड़ी लाइन पे एंगल 180 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री पे इसको रोटेट करवाते हैं। और ये जो 60 डिग्री का एंगल होता है इसे बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल या फिर टॉरिजनल एंगल भी बोलते हैं इसको। इसके दो नाम होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन अभी आप जस्ट 2022 का 23 का पेपर देखोगे, 22 का पेपर देखोगे, 21 का पेपर देखोगे, 20 का पेपर देखोगे, कंटिन्यूसली आ रहे हैं। कभी पूछता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल में एंगल कितना होगा। सबसे अनस्टेबल होता है, इथेन के दो ही बनते हैं, एक बनता है इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। देखो कितना बना है एंगल, इनके बीच में 0 डिग्री है। और जो घुमाने का एंगल होता है उनको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। ओके, तो डाईहेड्रल एंगल 30 डिग्री होता है, कितने से अपन घुमाते हैं। देखो स्टैगर्ड है, बोला ना स्टैगर्ड, ये देखो स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड में डाईहेड्रल एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का। और इक्लिप्स में पूछेगा तो 0 डिग्री, ठीक है। और इक्लिप्स यहाँ पर सबसे अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। तो कभी इसको अनस्टेबल में एंगल कितना होगा तो आप बोलोगे 0 डिग्री। स्टेबल में कितना होगा तो आप बोलोगे 60 डिग्री। किसके लिए? इथेन के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। CO2 और N2 का काइनेटिक एनर्जी का पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, 3/2 RT होता है। किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो फिर कोई सा भी हो, कोई सी भी गैस हो भले, बराबर ही आएगा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में अपने को एनर्जी दी है, H दिया है और लैम्डा पूछ रहा है। तो एनर्जी होती है SC/λ, तो लैम्डा हो जाएगा SC/E। तो अपने सॉल्व कर दिया। H की वैल्यू रख दी 6.6 इंटू 10⁻34 और इसकी वैल्यू C की वैल्यू रख दी 3 इंटू 10⁸ और एनर्जी की वैल्यू रख दी 3.3 इंटू 10⁻19। 3.3 से कट कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 इंटू 3 और 10⁻- को सेट करते हैं। पहले देखो नीचे है 19 माइनस का, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 19 हो जाएगा। प्लस का 19 और प्लस के 8 कितने हो गए? प्लस के 27, प्लस के 27 और माइनस के 34। तो यहाँ 10⁻- के कितने बच जाएंगे? 10⁻- बच जाएंगे। 27 के बाद में 3 और 4 7 बचेगा 7। कितने हुए? 27, 3 और 4 7, बिल्कुल। और ये कितना बन गया? 3 दूनी 6, 6 इंटू 10⁻⁻7। लेकिन अपने को ऑप्शन चाहिए नैनोमीटर में, तो क्या करोगे? 10⁻⁹ होना चाहिए। तो 10⁻² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 10⁻² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा नैनोमीटर। क्या बच गया अपने पास में? 6/10⁻²। तो ये कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। कितना? 600 नैनोमीटर। ओके, आंसर क्या जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। मैंने कुछ यहाँ पे 3.03 था और मैंने 3.3 कर दिया, तो इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक आया था, बट कोई दिक्कत नहीं। ओके, आपका 650 आ जाएगा अगर आप 3.03 लोगे तो आ जाएगा 600 नैनोमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि भाई इसका KP लिखाओ। KP क्या होता है? KP लिखो, KC लिखो, इसमें गैसियस प्रोडक्ट आता है। ये सॉलिड है, नहीं आएगा। ये सॉलिड है, नहीं आएगा। तो गैसियस प्रोडक्ट एक ही है, तो इसका भले आप KC लिखोगे तो क्या आएगा? KC होता है प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। और KP लिखते हैं तो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर अपॉन, ना तो इधर कोई रिएक्टेंट है ही नहीं, तो यही आंसर आ जाएगा आपका, पहला ही ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है। ये बोलता है कोई आपके पास में डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक मतलब 2 बार H+ दे सकता है। तो पहली बार H+ देता तो उसका वैल्यू है Ka1 डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, क्या है? Ka1 या Kα1। दूसरी बार जब H+ डोनेट करता है तो Kα2 है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा?
ठीक है। पहली बार जब H+ डोनेट करता है तो डोनेट करना बहुत आसान सी बात होती है। ओके, आसान बात होती है। लेकिन जब दूसरी बार आप H+ डोनेट करने जाओगे तो ये जो पहली बार का नेगेटिव जो बना था वो और H+ जो बाहर रिमूव होगा पॉजिटिव के फॉर्म में होगा, प्रोटॉन के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा। एसिड H+ देता है ना, उसे अपन प्रोटॉन बोलते हैं, मतलब H+ के फॉर्म में रिमूव होता है। तो इन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन। क्या होगा? प्लस और माइनस के बीच में होगा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा तो यहाँ से H+ को निकालना मुश्किल होगा। तो Ka2 मतलब कि इसमें से अच्छा एसिड H2SO4 एक तरह से कि जिसका Ka ज़्यादा होगा ना वो अच्छा एसिड होगा। तो H2SO4 अच्छा एसिड है क्योंकि उसने आसानी से H+ दे दिया। लेकिन HSO4 नेगेटिव बुरा एसिड है। क्यों? क्योंकि उसने H+ आसानी से नहीं दिया। तो क्या होगा? जो अच्छा एसिड होगा उसका Ka ज़्यादा होगा, तो Ka1 ज़्यादा होगा Ka2 से। क्यों? क्योंकि H2 एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो H2SO4 अच्छा एसिड है HSO4 नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव की तुलना में। क्यों? क्योंकि H2SO4 आसानी से H+ दे रहा है, HSO4 नेगेटिव आसानी से H+ नहीं देता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगली बात है, इसमें बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जितने भी कांस्टेंट होते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के हो जाए, किसी के भी कांस्टेंट जो के होता है ना, KF हो जाए, KB हो जाए, इक्विलिब्रियम KP KC हो जाए, ये KC वगैरह हो जाए, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। आप इसको रिएक्टेंट की कुछ कंसनट्रेशन मिला दो, प्रोडक्ट की कुछ कंसनट्रेशन मिला दो, उससे ये चेंज नहीं होते। और यही क्वेश्चन 2017 में आया था एग्जाम में। वहाँ पे आपको सॉल्यूशन वाला के पूछ लिया था और यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला के पूछ लिया। पूछे कोई सा भी, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, ये आपकी प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता है जितने भी कैटाइंस और एनाइंस होते हैं उनको अपन 7 ग्रुप में बांटते हैं। ग्रुप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कैटाइंस और एनाइंस, कैटाइंस को ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं 7 ग्रुप में। ठीक है, अब सेकेंड ग्रुप में कौन कौन आते हैं? Pb, Cu, Cd, Sg। कैसे याद करते हैं? पंजाबी कुड़ी भी कैद होगी। ठीक है, ये होते हैं। तो ये बोलता है कॉपर जो है उसका प्रेसिपिटेट आसानी से बन जाता है, लेकिन मरकरी का आसानी से, सॉरी कैडमियम का आसानी से नहीं बनता। क्वेश्चन में कैडमियम बोला ना, इसीलिए कैडमियम का आसानी से नहीं बनता है। रीज़न क्या है? कि सीधी सी बात है, जिसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनाता है। याद रखना, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनाता है। तो जिसका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है उसका प्रेसिपिटेट आसानी से बन जाता है। तो कॉपर का कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा और कैडमियम वाला लेस स्टेबल होगा। ओके, सही बात है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर भी देखो, मोर स्टेबल लेस स्टेबल है। अब इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना, ये होगा या ये होगा। अगर आप देखोगे तो मैंने आपको, याद करो, 878 क्वेश्चन पे आया हूँ। इससे पहले आपको एक कॉम्प्लेक्स याद करने को बोला था कि कॉपर कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है। पहले भी मैंने क्वेश्चन जब सॉल्व कराया था तब आपको वो याद करने को बोला था। K3 था वहाँ पे, K3CuCuCN4 था। मैंने बोला था ना कि कॉम्प्लेक्स आपको याद करना पड़ेगा। अब याद करो, आपके पास में PDF पड़े, आप जा करके देख लो। मैंने श्योर बोला है, 2 बार क्वेश्चन करवाए और मैंने बोला है कॉपर ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा और याद करना है। और अब तो आपके ये सॉल्ट एनालिसिस में भी आ गया तो याद करना ही पड़ेगा। तो कॉपर 2 नहीं बनाएगा, कॉपर 3 बनाएगा। कॉपर के सामने K3 होगा। ओके, और कैडमियम वाला लेस स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा तो उसका PPT आसानी से बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा इसका। ऐसा क्वेश्चन आपके पास में 1-2 साल पहले भी आ चुका है, जस्ट अभी 2022 या 23 में। देखो, इसका कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है, क्या कर रहा है? कॉन्जुगेट, मैं सही से लिख रहा हूँ, ठीक है, लैंग्वेज लिख रहा हूँ। कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहा है, एसिड पूछ रहा है। मैं लिख रहा हूँ लैंग्वेज, टाइम खराब कर रहा हूँ, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है। किसका पूछ रहा है? NH2- का कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये खुद तो बेस है, मतलब NH2- खुद बेस है। खुद क्या है? बेस है। बेस मतलब क्षार है, खुद तो बेस है। पहली बात, ये बात तो समझ में आ ही गई होगी।
यही कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने। एलन में कम से मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, कम से कम 40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके आईने के इक्विलिब्रियम में कॉन्जुगेट एसिड और बेस के इसी कंसेप्ट पे। जब भी कोई बोले कि उसका कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करो तो आप क्या बोलोगे, खुद बेस है। अगर बोलता कॉन्जुगेट बेस फाइंड करो तो क्या बोलोगे, खुद एसिड है। तो NH2 क्या है, खुद बेस है। ठीक है, खुद बेस है, बेस है तो इसका एसिड पूछ रहा है तो NH2 क्या करेगा, बेस क्या करता है, बेस एक H+ एक्सेप्ट करता है। बेस क्या करता है, H+ एक्सेप्ट करता है। और अगर एसिड होता तो क्या करता, H+ डोनेट करता। तो मतलब H+ लेगा, लेगा मतलब दे दो इसको। अब इस NH2 में अगर आप एक H+ ऐड कर दोगे, ये ले लेगा मतलब तो क्या बना देगा, NH3 बना देगा। आया आंसर। यही इसी मेथड से आप क्वेश्चन करना, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आएंगे, मैं यही मेथड काम में लूँगा। जो बोलेगा कि यहाँ क्या बोला कि NH2 कॉन्जुगेट NH इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, बताओ मतलब NH2 का कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहा है तो खुद क्या होगा, बेस होगा। बेस का मतलब क्या होता है, जो H+ ले सकता है, तो इसको H+ ले सकता है तो H+ दे दो इसको। तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट एसिड। क्या होगा, एसिड। ओके, ये तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट pH एंड H+। ठीक है, pH ऑफ न्यूट्रल वाटर डज नॉट 0, बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रल वाटर की pH होती है बिल्कुल एकदम 7, सही बात है, ये तो स्टेटमेंट सही है। एडिंग 1n सॉल्यूशन, ये और ये pH विल बी 7। देखो ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, ये क्या है, एसिड है, इसका 1n ऐड किया, और ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था, एसिड और बेस होते आपस में और न्यूट्रल होते, और न्यूट्रल होते ही pH 7 के बराबर आ जाती। कितने के बराबर आ जाती, 7 के बराबर आनी चाहिए थी। बट ऐसा कब होता है, जब दोनों स्ट्रांग हो। ये क्या है, वीक एसिड है, और ये क्या है, स्ट्रांग बेस है। तो वीक एसिड और स्ट्रांग बेस को जब मिलाते हो तो जो रिजल्टेंट आता है वो 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, कितना आएगा, वो फिर आंसर आएगा बेसिक जैसा। तो इसका आंसर आएगा 7 + x। तो यही वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। समझ में आई बात आपको, क्या बोला मैंने, कि इक्वल अमाउंट के एसिड और बेस को अगर कम आप न्यूट्रलाइज करते हो, तो अगर एसिड भी स्ट्रांग है बेस भी स्ट्रांग है तो pH 7 आ जाएगी, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे। अगर एसिड वीक है बेस स्ट्रांग है तो आंसर जाएगा बेस जो स्ट्रांग था ना उसकी pH के अकॉर्डिंग। ओके, अगर यहाँ पे एसिड स्ट्रांग होता बेस वीक होता तो आंसर जाता 7 से कम। ओके, तो यही वाला आपका इनकरेक्ट है और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पहचानना था। अगला क्वेश्चन है, 300 ग्राम रेडियो एक्टिव है, वो उसका हाफ लाइफ कितना है, 3 घंटे है, तो 18 घंटे में कितना होगा। देखो पहले कितना था आपके पास में, 300 ग्राम, 3 घंटे बाद में कितना हो जाएगा, एक हाफ लाइफ लगेगी तो ये हो जाएगा 150 ग्राम लगेगा। फिर अगले 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 75 ग्राम। अगले 3 घंटे में टाइम टोटल कितना होता है, काउंट करते रहना, 9 घंटे हो गए। 75 का आधा कितना हो जाएगा, 75 का 75 मतलब 75 का आधा करना है आपको। 75 का हाफ करके देखिए आप, 75/2 कीजिए तो आएगा 37.5 आएगा। फिर आधा कीजिए, कितना टाइम कितना होता है वो भी कैलकुलेट कीजिए, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, कितना 37 का भी आधा करना है आपको तो कितना हो जाएगा 18.75। फिर इसका भी आधा करना है, 12 और 3 15, तो कितना हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा इसका, इसका आधा जाएगा 9.4। ठीक है, 9.4 का भी आधा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 9.4 का भी आप आधा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 9 कितना का 4.5 का आता है, करीब 4.6 आ जाएगा, आएगा। टोटल कितना हुआ, 3 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18,
तो टोटल 18 हुआ कि नहीं हुआ। इसका एक और तरीका होता है, कितनी हाफ लाइफ लगेगी वो आप काउंट कर लोगे, सीधी सी बात है पहले ही। तो इसमें आंसर जाएगा 18। ओके, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता था इसका हाफ लाइफ 3 है और 18 जो दिया है, जो मैं नेट टाइम दिया है 18 3 का कुछ ना कुछ मल्टीपल में है। ठीक है, तो 6 बार डी के होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हालांकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ पे BeCl2 भी है और BCl3 भी है, दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बट आंसर BCl3 लगाएंगे। आपको बताया रखा है बोरॉन फैमिली बुखानंगा फैमिली लेविस एसिड की तरह काम करेगा। डी पाई बॉन्ड कौन बनाता है, जिसके पास में डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कार्बन और ऑक्सीजन के पास में डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास में भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी नहीं बना सकते। यानी कि डी पाई बॉन्डिंग बनाने के लिए आपको सेकेंड पीरियड के एलिमेंट तो नहीं बना सकते, सेकेंड और थर्ड के बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार पहले भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन कौन सा रॉन्ग है। अब आपको मैं हेलोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत बार बता चुका हूँ, आपको 1000 बार बता चुका हूँ। क्या होता है, चल बाहर फालतू इंसान, बहुत बार बता चुका हूँ इसको, फालतू इंसान, और ये 2016 में आया भी है। ठीक है, तो फ्लोरीन नहीं होगा ज़्यादा, किसकी ज़्यादा होगी, क्लोरीन की होगी। यही वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, अगला क्वेश्चन है लीनियर पॉलीमर कौन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वाटर बनाता है पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर, केज, पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर बनाता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तब। आप देखना एलन के मॉड्यूल या एनसीईआरटी में आपको वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना वो पिंजरे जैसी बनती है, और NH3 की जो बनती है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो लीनियर बनती है। ठीक है, HBr हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता नहीं है, HCl बनाता नहीं है, HF बनाता है, और वो कैसी बनाता है, पहले भी मैं एक बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ इसका, जिग जैग बनाता है। कैसी बनाता है, जिग जैग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का शेप आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आती है। तो HF जिग जैग बनाता है, NH3 लीनियर बनाता है, और वाटर पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद में FeCO5 की शेप पूछ रहा है। पहले मैं बता दूं आपको कि इनकी शेप के बारे में पहले भी मैं एक बार वीडियो बना चुका हूँ, इनकी शेप कैसे याद करते हैं वो भी बता चुका हूँ, Mn और CO वाले की पीछे क्वेश्चन में, याद है। उसके बाद में ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, 2018 में क्वेश्चन आया था कि कौन सा मोनो न्यूक्लियर है और कौन से डाई न्यूक्लियर है। तो ये दोनों आपको दिख रहे होंगे, डाई न्यूक्लियर है। कैसे हैं, डाई न्यूक्लियर है। इसकी ट्रिक मैंने एनसीईआरटी पहले बता चुका हूँ पहले क्वेश्चंस में कि कैसे इनको याद करना है, तो आपने सीखा होगा, याद भी करनी है सारी स्ट्रक्चर। तो ये NiCO4 टेट्राहेड्रल होता है, मोनोन्यूक्लियर है। ये CrO6 ये मोनोन्यूक्लियर होता है, ऑक्टोहेड्रल होता है। और FeCO5 ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है। अब 5 है तो 5 में क्या ही बनेगा, PCl5 जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बनेगा, और साथ में ये मोनोन्यूक्लियर है। ये चारों, ये तीनों क्या हैं आपस में, मोनोन्यूक्लियर है। क्या है, मोनोन्यूक्लियर है, मतलब एक ही आयरन है इसमें, और इनमें डाई मतलब 2-2 Mn है, इसमें 2-2 कोबाल्ट है, तो मोनोन्यूक्लियर है। और साथ में शेप इसकी कैसी है, ट्रायगोनल बाईपिरामिडल। अगला क्वेश्चन है बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ रहा है, ये तो MOT से निकलेगा। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। वैसे आप N2 का तो डायरेक्ट याद होता है कि इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, वो टेबल जो आपने शुरुआत की वीडियो में देखी थी। या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 14 में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो कितने हो जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन आपके पास में 13 हो जाएंगे, और 13 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2.5 आता है। अब बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा था, N2 का ज़्यादा है और N2 प्लस का कम है। आसान तो क्वेश्चन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी है, सब इलेक्ट्रॉन अब इसमें काउंट करने पड़ेंगे। CO के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, CO के इलेक्ट्रॉन है आपके पास में 6 कार्बन के और 8 इसके, 6 और 8 14। CN माइनस के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 कार्बन के 7 नाइट्रोजन के और एक नेगेटिव का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 14। नाइट्रोजन के अगले वाले NO प्लस की बात करें, NO प्लस की बात करोगे 7 नाइट्रोजन के 8 ऑक्सीजन के 15 और एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन चले गया 14। C2 माइनस 2 के कार्बन के थे 6 और 6 2 कार्बन है तो 12 इलेक्ट्रॉन, ऊपर 2 नेगेटिव आ गए 14 इलेक्ट्रॉन, तीनों में कार्बन के इलेक्ट्रॉन, तीनों में टोटल सब में 17 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएंगे आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक 2015-2014 में बहुत पूछे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। अगला है कलरलेस कौन सा होगा, कलरलेस कौन सा होता है डी ब्लॉक में, अगर किसी का कलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D0 D10
F0 या F14 आ जाए तो वो होते हैं कलरलेस, और जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है कलर वाला। तो देखो आप सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखने पड़ेंगे। चलो इस लिखना शुरू करते हैं। क्रोमियम +4, वैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 3d5 4s1। इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, पहले एक एस से करोगे, अब 3 इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव करोगे तो 3d2 इसमें इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम का क्या होता है? 3d1 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा? 3d0, 3d0 है, यही आंसर होगा स्कैंडियम +3। अगला है मैग्नीशियम कहाँ पर होता है? ये तो आसान क्वेश्चन है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के सेंटर में होती है। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर देखते हो तो एक पोरफायरिन रिंग होती है, 4 पोरफायरिन रिंग होती है, और ऐसे ऐसी इसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है। हीमोग्लोबिन की भी कुछ ऐसी होती है, इसकी भी ऐसी होती है, होता है। और इनके सेंटर में यहाँ पे होता है मैग्नीशियम, और इसमें एक होती है फाइटोल टेल, ऐसे करके होता है कुछ, ठीक है। तो ये तो आसान था। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेटस में से कौन दिखाता है? अरे ये तो क्वेश्चन बहुत एकदम 2015 में भी आया, रिपीट हुआ है। मैग्नीज जो होता है वो +7 तक जाता है, हर कोई जानता है इसको, तो बिना कोई सॉल्व किए दिखा देगा, आंसर सीधा मार देगा। अगला है इथाइल अल्कोहल और फिनॉल। देखो अपन यहाँ स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथाइल अल्कोहल मतलब CH3CH2OH, NCERT का ही क्वेश्चन है ये। और फिनॉल क्या होता है? OH और O नेगेटिव। इसमें से आपको बोल रहा है इसमें नेगेटिव बनाओ इनके। अब है ना, ये वाला फिनॉल वाला ज़्यादा स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि भाई इसमें रेजोनेंस है। ये तो हर कोई जानता है कि रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल है। तो रेजोनेंस का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। फिनॉक्साइड, अब इसको क्या बोलोगे आप? फिनॉल नहीं बोलोगे, फिनॉक्साइड आयन बोलोगे। तो फिनॉक्साइड में क्या होता है? रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब क्या हो? रेजोनेंस का, और रेजोनेंस के लिए और क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब बोला है प्लेनर स्ट्रक्चर। भाई XeF4 जहाँ कोई भी आ जाएगा, मैं वर्ड भी नहीं बोलूँगा, सीधा XeF4 लगाऊंगा। वो स्क्वायर प्लेनर होता है। आप सब समझते हो कि 4 फ्लोरीन एक ही प्लेन में होते हैं और वो जिनॉन से कनेक्टेड होते हैं। एक लॉन पेयर ऊपर होता है, एक लॉन पेयर उसके नीचे होता है, ठीक है। इसका μ0 होता है, ये भी आपको बता चुका हूँ। कुछ चीज़ें रटने को बोला है तो रटो। XeF2 की भी बात कर रखा हूँ। XeF2 कैसा होता है? लीनियर होता है, और ये भी प्लेनर होता है। इसमें 3 लॉन पेयर होता है। बॉन्ड एंगल इनके बीच का 120 डिग्री होता है। कितना होता है? 120 डिग्री। और लीनियर होता है, 3 बॉन्ड एंगल होते हैं। कोई दिक्कत? और ये इसका भी μ0 है। दुनिया में मैंने बोला था कि म्यू किसका 0 होता है? साइड एटम सेम और लॉन पेयर 0 हो तो μ0 होता है। लेकिन ये 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास लॉन पेयर हैं, फिर भी इनका μ0 होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 4 आइसोमर किसके बनेंगे? तो मैंने आपको बता रखा है, यहाँ ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। Ma2B2, कैपिटल ए लिखा मतलब ये चिलेटिंग लिगैंड है। Ma2B2 हो तो उसके 3 आइसोमर बनते हैं। Ma2B2 हो तो उसके 2 बनते हैं। Man हो, बड़ा वाला ए, या फिर M छोटा वाला An हो, या MAnB1 हो, ये GI शो करते ही नहीं है। ये बातें बहुत बार आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो MAn हो गया, तो ये तो GI तो शो करेगा नहीं, ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मैंने कैसे बोल दिया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? जहाँ भी चिलेटिंग लिगेंड होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसके कितने बनेंगे? ये तो MAN इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है पहले वाला, तो इसके 3 बनेंगे। इसके कितने बनेंगे? MAnB1 है, तो इसके GI तो बनेंगे नहीं, ओनली OI बनेगा, OI। तो इसी के सबसे ज़्यादा बनेंगे। ओके, पैरामैग्नेटिज्म किस में होगा? तो इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट करो। नाइट्रोजन वाले में कितने होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर आपने काउंट किया तो कितना आया आपके पास में? नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन आए 13। ऑक्सीजन के पास कितने? 16, एक नेगेटिव का 17 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स? 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हो गए? 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन। अब बात बताओ आप, किस में पेयर बन सकते हैं और किस में पेयर नहीं बनेंगे? 13 का कभी पेयर नहीं बनेगा, 17 का कभी पेयर नहीं बनेगा, 15 का कभी पेयर नहीं बनेगा। तो इस टाइप के स्पीसीज अगर आ जाए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो और उसी से आंसर दे दो। अगर इनका बॉन्ड ऑर्डर पूछता तो भी वही MOT वाली टेबल आती जो आपको पहले शुरुआत के 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन कराए थे तब बताई थी, उसी से आंसर देते हैं। ये तो पता नहीं अजीब क्वेश्चन आ गया है।
अगला है, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है ना, तो उसका डेल्टा जी नेगेटिव हो, भले वो सेल की रिएक्शन हो, भले किसी भी टाइप की रिएक्शन हो, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी रिएक्शन अपने आप चलेगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर बेरियम और क्लोराइड का आपके पास ये दे रखा है लैम्डा, तो इक्विवेलेंट कंडक्शन इसकी कितनी होगी। देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है मोलर कंडक्शन, ठीक है, लैम्डा एम, और एक होती है इक्विवेलेंट कंडक्शन, लैम्डा ई क्यू। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है वो जानना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना इसका बात, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें बेरियम क्लोराइड की, BaCl2, तो कैसे टूटेगा ये, Ba+2 में प्लस 2Cl- में टूटेगा। ये बात समझ में आई आपके या नहीं आई, आई होगी, ठीक है। तो अब इसका लैम्डा चाहिए BaCl2 का, तो क्या करोगे, इनफाइनाइट पे चाहिए आपको, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, बेरियम का अपॉन 2 और Cl का चाहिए तो Cl ठीक है। क्या करोगे, 127/2 प्लस 76, 60 और 70 कितने हो जाएंगे, 130, 140 के करीब हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन है, ये आपका थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन आ गया, डेल्टा जी नॉट पूछा है इस रिएक्शन का, और इन रिएक्शन का डेल्टा जी दे दिया है। जब भी डेल्टा जी की बात आती है तो अपन डेल्टा जी में क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डेल्टा जी नेट चाहिए तो डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या क्या है, ZnO है और SO2 है, तो पहले प्रोडक्ट का लिखते हैं। प्रोडक्ट SO2 का कितना दिया है, SO2 का, SO2 वाली ये रही रिएक्शन 408 दिया है, कितना दिया है, माइनस का 408। बोलोगे भैया 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 ही दिया हुआ है, 2 का ही दिया हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में और प्रोडक्ट में कौन है, ZnO कितना है, -616, ये हो गया प्रोडक्ट का। फिर माइनस बीच वाला फॉर्मूले का, अब लिखेंगे रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट में कौन है, ZnS का कितना है, -293। और मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया किसी को, क्योंकि क्वेश्चन में 2 का ही दे रखा था। ये हो गया आपका प्रोडक्ट का और ये हो गया रिएक्टेंट का। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है, पहले इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। 600 और 400 1000, और 16 और 8 24, तो ये हो जाएगा 1024, और वो भी माइनस का। उसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 293। 1000 में से 300 का हटा दो, कितना बचेगा, 700 बचेगा, और वो भी किसका, नेगेटिव का, 731। क्यों, ऑप्शन में 31 था इसलिए मैंने 31 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, अगला क्वेश्चन में आपको दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेटेंट हीट आपको दे रखी है और एंट्रोपी पूछ रहा है। तो एंट्रोपी बराबर क्या होती है, डेल्टा H/T। डेल्टा H अपने को कितना दिया है, 2930। डेल्टा T कितना दिया है, 27 डिग्री, मतलब 300 केल्विन, केल्विन में रखना पड़ेगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये जाएगा 29.3/3, 10 से भाग दे दिया, तो ये करीब 30 है, 30 है तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा अप्रॉक्स। अप्रॉक्स 10 कौन सा था, अरे यार अब यहाँ अप्रॉक्स नहीं ले सकते, आपको पूरा पूरा भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा पूरा 29.3 में 3 का पूरा पूरा भाग दोगे तब 9.77 आएगा। ओके, कंप्लीटली भाग देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन दे रखी है, इसका क्या ट्रू होगा, इसके लिए क्या ट्रू होगा। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन कल परसों भी अपन ने किए थे। डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT होता है। डेल्टा NgRT कहाँ से लाते हैं, इस रिएक्शन से लेके आते हैं। डेल्टा Ng कैलकुलेट करते हैं पहले, डेल्टा Ng होगा प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। प्रोडक्ट के मोल कितने हो गए, ये तो
इसमें आपको क्या लेना होता है, गैसियस मोल लेने होते हैं। तो ये तो लेंगे नहीं 3, सिर्फ 2 आएंगे प्रोडक्ट के मोल। कितने आए, 2। रिएक्टेंट के मोल कितने होंगे, इस साइड जो भी होगा, ये लिक्विड है हटा दो, बट ये गैसेस है। तो डेल्टा एन जी कितना आ गया, 1। तो कितना हुआ, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई -1 हुआ है ना, माइनस आर टी। हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो पहला आंसर आ रहा है। आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। उसके बाद ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखी है। इस रिएक्शन को अगर आप लिखोगे इसका केमिकल काइनेटिक्स, तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे डी एच प्लस अपॉन डी टी और उसके आगे माइनस बराबर माइनस डी। आप सबका क्यों लिखोगे, सबका नहीं लिखोगे, आप सिर्फ इन दोनों का ही लिखोगे। क्यों, क्वेश्चन में यही, ऑप्शन में यही है। तो -1/3 डी बी आर माइनस अपॉन डी टी बराबर 1/5 डी बी आर 2/dt। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग बी आर माइनस इस 3 को लेफ्ट साइड राइट साइड भेजना है, तो क्या हो जाएगा, डी बी आर माइनस अपॉन डी टी, माइनस को भी इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 3/5 डी बी आर 2/dt। यही आएगा। ये कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है, पहले ही ऑप्शन में बैठ रहा है। आसान क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आज भी आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन लोग। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब पढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है। तो मॉलिकुलर वेट निकालने का एनसीईआरटी साफ बोलती है कि इसका निकालने के लिए आप ऑस्मोटिक प्रेशर को काम में लो। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा तो आप भले ही किसी भी मौसम में प्रोटीन का या पॉलीमर का आप निकालो, मॉलिकुलर वेट का कैलकुलेशन करो, हमेशा सेम आएगा। ठीक है। तो इसीलिए अपन लोग हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसका, उस वाले एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं किसी का मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कॉमनली मेथड ऑफ कोलाइड को ख़त्म करने का। तो कोलाइड तो खुद ही ख़त्म हो चुका, क्या ही ख़त्म करे इसको। अगला क्वेश्चन है, CO2 ऑफ बेरियम कार्बोनेट का अपन क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, BaCO3 को ब्रेक कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा, जब भी कार्बोनेट को ब्रेक करते हैं तो ऑक्साइड और CO2 मिलती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप बोल रहे भैया कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक कर लो आप तो। ठीक है, ब्रेक कर लिया। उसके बाद में बोलता है CO2 ऑब्टेंड वॉल्यूम ऑफ CO2, यहाँ इसका वॉल्यूम बताना है, कितना वॉल्यूम होगा। जब इसका बताया आपने को, इसका कितना दे रखा है, 9.85 ग्राम। देखो, अब आपको इसकी स्टाइक्योमेट्री से समझ में आ रहा है कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब कि 1 मोल, जितने मोल है ना, मतलब इसके मोल और इसके मोल बराबर बनेंगे, साथ पता है। तो पहले इसके मोल निकाल दो आप, बेरियम कार्बोनेट के मोल निकाल दो, और वो मोल बराबर होंगे CO2 के मोल के बराबर। कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, मतलब इसका 1 मोल इसके 1 मोल से बनेगा। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे बेरियम कार्बोनेट के, इसके होंगे वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। वेट कितना हो गया 9.85। मॉलिकुलर वेट कितना होगा, ये आपके लिए बहुत बहुत बुरी चीज़ आ गई कि मॉलिकुलर वेट इसका कैसे निकालोगे। तो बेरियम कार्बोनेट का, बेरियम का मॉलिकुलर वेट आपको याद होना चाहिए, बेरियम का। तो ठीक है, तो इसका वेट, मॉलिकुलर वेट आप निकाल के देखना आज, क्योंकि मॉलिकुलर वेट निकालना तो बहुत आसान होता है। जैसे CO2 का निकाल दो तो कैसे निकालते हो, कार्बन का 12 प्लस O2 का 32, तो ये जाता है 44। तो ऐसे ही आप इसमें बेरियम का ऐड करोगे, फिर C का ऐड करोगे, फिर 3 बार O का ऐड करोगे, तो 197 आएगा। ये इसके आगे मोल। अब किसी का वॉल्यूम निकालना है तो वो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम वाले मोल का फॉर्मूला कल ही अपन ने बताया था, V/22.4 आएगा कि नहीं आएगा। अब V की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको इधर उधर कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 9.85/197। अब यहाँ पे आप अप्रॉक्स नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, ऑप्शन सारे सारे पास पास पड़े, तो सही सही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही सही मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो 224 को आप भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इससे इसके करो, एक ही बात है। 985 को
224 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में पॉइंट लगा लेते हैं। कैसे करोगे? 4 पंजे 20, 8 पंजे 40 और 2 42, 4 हासिल के, 4 नम 36 और 4 40 हो गया। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, ये हो गया। वापस फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो तो फिर वही आएगी 1970। बाद में इसको ऐड कर दोगे 0 2 7, ये हो जाएगा 13 और 7 20, 10 और 1 11, 1 और 1 2। उसके बाद कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है? यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट था, यहाँ 1 नंबर के बाद पॉइंट था, तो आपके आंसर में 3 नंबर के बाद पॉइंट आएगा। तो कितना आएगा इसका आंसर? 210 पॉइंट, कितना आएगा? 210.7। ओके, क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया, 210.7। कितना आया ऊपर? 210.7। नीचे कितना है? 197। मतलब कि इसका जो आंसर आएगा ना, साफ पता लग रहा है कि ऊपर 200 है और नीचे 200 से हल्का सा कम है, तो एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा ही जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग तो आएगा ही आएगा। 1 पॉइंट समथिंग तो पहला ही ऑप्शन है, आएगा कि नहीं आएगा? ओके, समझ में आ गई बात आपको? ऐसे करते हैं कैलकुलेशन, इसको ले जाते हैं ऊपर और अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोलता है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ए का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, बी का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है और सी का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा? अब फॉर्मूला जो ही सा भी बने, ये सब तो न्यूट्रल दे रखे हैं, मतलब इनके ऊपर चार्ज नहीं दे रखा है, तो नेट चार्ज जिस पे 0 आ जाए, ये -2 है, ठीक है ना, माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो जिसके भी ऊपर नेट 0 आ जाए वही आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ये फिक्स पैटर्न है इसका, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो जिसका नेट 0 बन जाए वही आंसर होगा। चेक करते हैं सबको, जैसे पहले चेक करते हैं अपन लोग, रेड पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। क्या है आपके पास में? A2 B2 C4 ओपन करके लिख दिया मैंने, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो A2 मतलब 2 बार +2, फिर 2 बार 5 प्लस 4 बार -2। इसको अगर सॉल्व करोगे 4 + 10 -8, ये 0 तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये 0 बिल्कुल नहीं होगा। ये पहला ऑप्शन था, ए वाला अपन ने चेक किया। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा साइड में, छोटा करके साइड में रख देता हूँ यहाँ पे। बी वाले को चेक करते हैं, चलो बी वाले को चेक करते हैं। कैसे चेक करोगे? A3 B2 C8 लिख दिया। अब ए की वैल्यू कितने रखनी है? 2 रखनी है। कितनी बार है वो? 3 बार है, +2। बीच में प्लस का साइन लगाते हैं भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे तो निकालते थे, बीच में प्लस लगाते रहते थे। फिर 2 × +5, फिर +8 × -2। इसको चेक करो, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, -8 दूनी 16, ये तो बराबर 0 हो रहा है। जो 0 हो जाए वही आंसर है। हिट एंड ट्रायल मेथड, इसमें और कोई तरीका लगता ही नहीं है। अगला है आर और एस कन्फिग्रेशन आपस में होते हैं। देखो, एक आर है एक एस है, तो मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है, उसको बोलते हैं अपन लोग रेसमिक मिक्सर, और वो अपने आप को प्लेन पोलराइड लाइट को रोटेट कर देते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन पेपर था, जो आपने 2000 का देखा। कल अपन 2005 का पेपर करेंगे। ओके।